सभी व्यूअर्स का वेलकम है YET की डेली एडिटोरियल क्लास में। इस एडिटोरियल शो के अंदर मैं आपके साथ इंग्लिश का लॉजिक शेयर करता हूं। आपको मालूम है, जिसको लॉजिक समझ में आ गया चीज़ों के पीछे का, उसके लिए चीज़ें आसान हो जाती है, चाहे बात हो मैथमेटिक्स की, चाहे बात हो इंग्लिश की। तो इस क्लास में आप मेरे साथ देखेंगे इंग्लिश के हर कॉन्सेप्ट का, हर रूल का, उसके पीछे का लॉजिक, ताकि आपको इंग्लिश आसान बनने लगे आपके लिए और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए कि यार ये ऐसी चीज़ नहीं है जिससे डरा जाए, ये तो ऐसी चीज़ है जिसमें मार्क्स स्कोर किए जाते हैं। चलिए शुरू करेंगे फटाफट से अपनी क्लास को वर्क फोर्स हैबिट्स नाम के सुबह के इस फर्स्ट एडिटोरियल सेकंड एडिटोरियल के साथ। इस क्लास का मैक्सिमम बेनिफिट वो लोग उठाएंगे जो पूरी वीडियो को फोकस के साथ एक सिटिंग में देखेंगे और अपने हाथ में रखेंगे एक नोटबुक और पेन को। जो कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बताऊंगा आपको उनको नोट करना है, साथ में जहां बोलूं चलाने को दिमाग, वहां पेन या दिमाग को जरूर चलाना है मेरे साथ में। चलिए शुरू करते हैं वर्क फोर्स हैबिट्स नाम से इस एडिटोरियल को। क्या होता है हैबिट्स? आदतें। अच्छा, क्या होती है वर्क फोर्स? ऐसी फोर्स, ऐसी टीम जो वर्क से रिलेटेड हो। वर्क फोर्स वो लोग हैं जो हमारे देश के अंदर काम करने वाले लोग हैं, समझ गए ना? चाहे अच्छा काम करें, बड़ा काम करें, छोटा काम करें, मैनुअल काम करें या टेक्निकल काम करें, वो सब कहलाते हैं वर्क फोर्स हैबिट्स। तो कह रहा वर्क फोर्स की हैबिट्स हैं। अब क्या हैबिट्स हैं, कौन बताएगा हमें? इसका टाइटल पैराग्राफ देखेंगे ध्यान से। कह रहा इंस्टेड ऑफ ट्विकिंग लेबर लॉस स्टेट्स मस्ट इंस्पायर कॉन्फिडेंस इन वर्कर्स। कह रहा इंस्टेड ऑफ, बजाय इस काम को करने के। किस काम को करने के? इस पे कॉन्सेप्ट है, अभी बाद में देखेंगे। कह रहा है इंस्टेड ऑफ, बजाय इस काम को करने के। अच्छा, किस काम को? ट्वीक करने को, चेंज करने को, हल्का सा बदल देने को। अच्छा, किसको? लेबर लॉस को, ऐसे लॉस को जो लेबर से, मजदूरों से रिलेटेड है। कह रहा है बजाय इस काम को करने के। अच्छा, होना क्या चाहिए? स्टेट्स है ना, उनको इंस्पायर करना चाहिए, उनको प्रेरित करना चाहिए कॉन्फिडेंस को, विश्वास को वर्कर्स के अंदर, हमारे मजदूरों के अंदर। कह रहे लेबर लॉस को चेंज मत करो, आप मजदूरों को अपने विश्वास में लो, इंस्पायर करो उनको, ताकि पूरी जान लगा करके देश के लिए वो काम करें और फिर से इकॉनमी जो है पटरी पे चढ़ाए। समझ गए सेंटेंस को? आ जाए सेंटेंस की ग्रामर में। चलो पहले वोकैबुलरी देख लेते हैं। ट्वीक करना क्या होता है? किसी चीज़ को हल्का सा चेंज करना है ना, ऑल्टर करना। अगर आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा चेंज करते हो तो उसके लिए भी हमारे पास अलग वर्ड है, उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म, है ना? दोनों को फर्क समझें। ट्रांसफॉर्म, जस्ट अ मिनट, ट्रांसफॉर्म और चेंज तो देखो दोनों ही हैं, ट्रांसफॉर्म भी और ट्वीक भी। ट्वीक है छोटा चेंज, ट्रांसफॉर्म है बड़ा चेंज। अच्छा, एक सवाल मुझसे बहुत बार आता है, सर इंस्टेड ऑफ लगता है कभी कभी, कभी कभी इंस्टेड लगता है, तो क्या मतलब है इन दोनों का? देखो वैसे तो ये सवाल बहुत ईजी है, जो लोग थोड़ी सी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो जानते होंगे, फिर भी मैं एक बार सबका दिमाग से डाउट निकाल देता हूँ, कब ऑफ लगाना है कब नहीं लगाना, ठीक है ना? पहले मतलब समझो इंस्टेड का क्या होता है। इंस्टेड का मतलब है बजाय, और इंस्टेड ऑफ का मतलब है बजाय इस काम को करने के। समझ रहे हो ना? इंस्टेड का मतलब क्या है? बजाय। इंस्टेड ऑफ का मतलब क्या है? बजाय ऑफ के बाद जो काम लिखा है उसको करने के। दोनों का मतलब एक ही है। एक ही सेंटेंस को मैं दोनों तरीके से लिख सकता हूँ, इंस्टेड से भी और इंस्टेड ऑफ से भी। अब देखो कैसे। ही यूज अ नाइफ इंस्टेड ऑफ चॉपस्टिक्स। उसने यूज किया एक नाइफ को, एक चाकू को, बजाय यूज करने के चॉपस्टिक्स के। समझ गए ना? उसने नाइफ को यूज किया, ना कि चॉपस्टिक्स को। अब यहाँ पे हमने बता दिया इंस्टेड ऑफ लगा करके। अच्छा, इसी सेंटेंस को मैंने दूसरे तरीके से लिख देता हूँ। ही डजंट लाइक नाइफ्स एंड यूज्ड द चॉपस्टिक्स इंस्टेड। उसने नाइफ को यूज नहीं किया और यूज किया चॉपस्टिक को इसके बजाय। अच्छा, इस इंस्टेड के आगे ऑफ क्यों नहीं आया? क्योंकि मैं अगर लिखना होता ऑफ लगा के तो यूँ लिखता इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ नाइफ, है ना? ऐसे बनना चाहिए था, पर ये इंस्टेड के बाद में ऑफ यूजिंग अ नाइफ जो है ना, ये अपने आप अंडरस्टूड है। यहाँ पे मुझे देखते पता लग गया कि नाइफ को यूज करने के बजाय उसने चॉपस्टिक को यूज किया है। तो यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि इंस्टेड के बाद ऑफ नहीं लगाते हैं, सीधे इंस्टेड को लिख करके अपने सेंटेंस को खत्म कर देते हैं। और सेंटेंस देख लो, अच्छे दिमाग से बैठे आपके अच्छे तरीके से। It is advisable that we stay at home instead of going outside. ये सबको एडवाइजेबल है, सबको सलाह दी जाती है कि हम घर पे रहें बजाय बाहर जाने के, instead of going outside. अब इस सेंटेंस को लिखने का एक और तरीका है। It is advisable that we do not go outside and stay at home instead, है ना? तो यहाँ पे मैंने instead अकेला लगा दिया, ऑफ नहीं लगाया। ऑफ लगा के भी मुझे ये लिखना था इंस्टेड ऑफ गोइंग आउटसाइड, जो मैंने पहले ही यहाँ पे ना डू नॉट गो आउटसाइड लिख करके बता दिया है। तो दोनों का मतलब एक ही है। इंस्टेड सिर्फ बिना ऑफ के आए तो मतलब ये है, उस सेंटेंस के अंदर हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि इसके बजाय किस काम को करना है। अब ध्यान देने वाली चीज़ पे ध्यान दें हमेशा।
इंस्टेड ऑफ, इस ऑफ के बाद प्रपोजिशन के बाद हमेशा एक नाउन आएगा और जब जब वर्ब आएगी तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। तो कैसे लिखा मैंने, एट होम इंस्टेड ऑफ गोइंग आउटसाइड। गो कोई नाउन तो है नहीं, अगर नाउन नहीं है तो गो का गोइंग बनाना पड़ेगा। ऑफ प्रपोजिशन बुरा मान जाती है, हर प्रपोजिशन को अपने बाद में एक नाउन चाहिए होता है। जब जब नाउन ना हो, अगर वर्ब लगी हो तो वर्ब का आप क्या बना देंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अच्छा यहाँ पे क्या किया मैंने, इंस्टेड ऑफ चॉपस्टिक्स, यहाँ पे चॉपस्टिक्सिंग कर दूं क्या, आईएनजी बना दूं क्या, सोच के बताना मुझे। चलो मैंने बोला जब जब नाउन ना आए वर्ब आए तब बनानी है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं सर, सेंटेंस में मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं सर यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्यों नहीं आई। क्योंकि मेरे भाई वहां पे ऑलरेडी एक नाउन पड़ा है, नाउन पड़ा है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म हमें नहीं बनानी। समझ गए, बड़े आगे फटाफट से। ये बिगनर लेवल के डाउट्स हैं, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ हर रोज कुछ ऐसे डाउट्स को क्लियर करूँ अपने सेशन के अंदर। पूरा एडिटोरियल हर रोज की तरह, सब्जेक्ट्स हैं ग्रीन, वर्ब्स हैं पिंक। सब्जेक्ट और वर्ब पकड़ना आपकी इंग्लिश के जर्नी का पहला स्टेप है। जो लड़के और लड़कियां सब्जेक्ट और वर्ब नहीं पकड़ पाते हैं, अक्सर वो लड़के लड़कियों में कॉमन प्रॉब्लम होती है इंग्लिश से डरने की। अगर आप डरना नहीं चाहते हो, अपनी वीकनेस पे काम करना चाहते हो, मेरे सब्जेक्ट से अपना सब्जेक्ट और मेरी वर्ब से अपनी वर्ब को मिलाने की कोशिश करेंगे। एक समरी आपको दे रहा हूँ। समरी ये है कि सब परेशान हैं, कोरोना के बाद काम नहीं हो रहा है, फैक्ट्रीज बंद पड़ी हैं, वर्कर्स अपने घरों में चले गए हैं। कुछ स्टेट्स ने इसका हल ये निकाला, सोल्यूशन ये निकाला कि लेबर लॉज को चेंज कर दिया। कैसे, पहले 8 घंटे काम होता था, अब 12 घंटे काम करवाएंगे। उसी तनख्वाह में वही वर्कर 8 की जगह 12 घंटे काम करेगा। किस नाम पे, देश की सेवा के नाम पे। समझ गए ना। करेक्ट, कुछ स्टेट्स ने इस तरह के काम किए हैं और इसकी वजह से वो क्या रहा है, जो गरीब मजदूर माइग्रेंट लेबर्स पहले से परेशान थे अब वो और परेशान होने वाले हैं। अपना एडिटोरियल क्या कर रहा है, कह रहा है इसको करने का एक और तरीका भी है। आप इन मजदूरों को इतना प्यार दे दो, आप इनकी इतनी हेल्प कर दो कि ये पूरा जी जान लगा दें देश के ऊपर अपना काम करने के अंदर। इनके अंदर कॉन्फिडेंस को इंस्पायर करो, कुछ ऐसे मेजर्स को लेकर के आओ इनको ऐसा लगे कि हमारी सरकार हमारे साथ है, ना कि हमारा शोषण या एक्सप्लॉयटेशन करने पे तुली है। बस ये इसकी समरी है। वर्कर्स को प्यार देना है, इनके खिलाफ और लॉस ला करके इनको परेशान नहीं करना है। इस समरी की कोशिश करेंगे आप हर रोज की तरह कमेंट सेक्शन में डालने की। आगे आप डिटेल में देखेंगे तो छोटी सी समरी दी है मैंने आपको ना, देसी भाषा के अंदर। समरी को लिखोगे, लिखने से आपकी राइटिंग स्किल्स बेहतर होती हैं। खाली पढ़ के आप राइटिंग अच्छी नहीं कर पाओगे, राइटिंग आपको करनी पड़ेगी। चलिए शुरू करें। ध्यान देना, थोड़ी सी ग्रामर ज़्यादा है आज। कह रहा है ओवर 2 months into the national lockdown, India's workforce ostensibly blessed to be part of its much wanted demographic dividend is in complete disarray। अब जो लोग परेशान है इस सेंटेंस से ना, एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं मैं। ये बीच वाला है ना, ऑस्टेंसिबली से लेकर डिविडेंड तक, इसको आप साइड में रख दिया करो, ठीक है ना। अब देखो मैं साइड में रख के आपको सेंटेंस समझाता हूं, फिर इसको मैं करूंगा ऐड। कह रहा ओवर 2 months इन द नेशनल लॉकडाउन, 2 महीने से ज्यादा, और किसके अंदर, इनटू नेशनल लॉकडाउन के अंदर, देश भर के अंदर तालाबंदी के अंदर। कह रहे 2 महीने से ज्यादा की तालाबंदी के बाद हुआ क्या। कह रहे इंडिया की जो वर्क फोर्स है ना, इंडिया वर्कफोर्स, अभी बीच वाला मैं छोड़ रहा हूँ, इज इन कंप्लीट डिसएरे। ये जो वर्कफोर्स है ये पूरी तरह से एक डिसएरे में है, अराजकता में है, डिसऑर्डर के अंदर है, केओस के अंदर है, शैम्बल्स के अंदर है, पूरी तरह से मिसमैनेजमेंट के अंदर है। समझ गए सेंटेंस को। 2 महीने लॉकडाउन में रही और सारी की सारी वर्कफोर्स की हालत आज खराब है, डिसएरे के अंदर है। अब पढ़ेंगे बीच वाला, ऑस्टेंसिवली ब्लेस्ड टू बी ए पार्ट ऑफ इट्स मच वांटेड डेमोग्राफिक डिविडेंड। कह रहे ये वही वर्कफोर्स है जो ऑस्टेंसिबली, जाहिर तौर पे देखने के अंदर बड़ी ब्लेस्ड है, खुशकिस्मत है, एक हिस्सा बन करके। अच्छा किसका, इसके, हमारे इंडिया के बहुत वांट किए हुए, बहुत शो ऑफ किए हुए, सारी दुनिया के सामने दिखाए हुए डेमोग्राफिक डिविडेंड का। डेमोग्राफिक डिविडेंड आप समझेंगे ना तो लाइन समझ में आएगी। डेमोग्राफिक डिविडेंड आपका वो होता है, अगर आपके देश की वर्कफोर्स, आपके देश के मजदूर और वर्कर्स बहुत यंग है ना, तो आप दुनिया भर को कह सकते हो कि हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत ज़्यादा है। कहने की जरूरत आपको है ही नहीं, है ना। आपके यहाँ पे लोगों से होने वाला जो फायदा है, डिविडेंड है इकोनॉमिक ग्रोथ का, वो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है उसकी, क्योंकि आपके यहाँ बूढ़े कम हैं और जवान ज़्यादा है। तो इंडिया हाई डेमोग्राफिक डिविडेंड वाली कंट्रीज के अंदर दुनिया में आती है। कह रहा है ये वही वर्कफोर्स है जो कि ब्लेस्ड है, जाहिर तौर पे एक हिस्सा बन के हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड का, जो मच वांटेड है, सारी दुनिया के अंदर जिसका हम शो ऑफ करते हैं, सारी दुनिया को हम बताते हैं। समझ गए सेंटेंस को। देखो सेंटेंसेस को ट्रांसलेट नहीं करना है, फिर बोल रहा हूँ ट्रांसलेशन इज द फर्स्ट स्टेप। आपको पीछे जाना है हर सेंटेंस के, उसका मीनिंग निकालने के लिए। यही होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन।
अगर आप ट्रांसलेट करने की कोशिश करोगे तो कुछ नहीं निकलेगा इस सेंटेंस का। अगर आप कॉम्प्रीहेंड करोगे ना तो ऐसे इस सेंटेंस को समझा जाता है। बढ़े आगे, इस सेंटेंस की मैं आपको फटाफट वोकैबुलरी बता देता हूँ। देखो, ऑस्टेंसिवली ऐसी चीज जो देखने में हमें लगे, है ना, सीमिंगली लगे, एविडेंटली लगे, अपरेंटली लगे, आप बोल सकते हो ऑस्टेंसिवली। ऑस्टेंसिवली शी वॉज सैड टुडे, देखने में ऐसा लगता था आज बड़ी वो सैड थी, बड़ी जो निराश थी। समझ गए ना। वांटेड मैंने आपको बता दिया, शोन ऑफ, एग्जिबिटेड, बोस्टेड, जिसकी सबके सामने शेखी बिखारी हो आपने, वो होता है मच वांटेड। डेमोग्राफिक डिविडेंड एक इकोनॉमिक टर्म है, ये भी मैंने आपको बता दी। डिस एरे, एरे होता है ऑर्डर। अगर कंप्यूटर साइंस आप जानते हो थोड़ा बहुत भी तो एरे आपको पता होगा, वहाँ पे हार्डवेयर में एरेज होते हैं ना, डिस्क के। तो डिस एरे क्या होते हैं? ऐसे एरे जो डिस हो गए हैं, ऐसा ऑर्डर जो ऑर्डर से हट गया है। तो क्या आ गया? डिसऑर्डर आ गया, केओस आ गई है, एनार्की आ गई है, अराजकता आ गई है, शैम्बल्स आ गया। समझ गए ना, सारे इसके सिनोनिम्स हैं। आगे बढ़ेंगे, सब्जेक्ट वर्ब को आप मिलाते जाएंगे मेरे साथ। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है आज का ट्यूटोरियल, पर इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं आप समझ ना पाए। कह रहे देयर इज द विजिबली डिस्टर्बिंग नैरेटिव ऑफ अ फ्यू मिलियन वर्कर्स ट्राइंग टू गेट बैक होम फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव अर्बन लाइव्स एज रिसोर्सेज रन आउट एंड लैक ऑफ एडिक्वेट स्पेस हिट्स हार्ड इन द फेस ऑफ अ वायरस। सेंटेंस लंबा है, इतना ही पढ़ते हैं। कह रहे एक विजिबल सा, देयर इज अ विजिबल, कह रहे एक विजिबली साफ साफ दिखने वाला, डिस्टर्ब करने वाला नैरेटिव है। नैरेटिव क्या होती है? कहानी, किसी की स्टोरी, सच भी हो सकती है और झूठ भी हो सकती है। तो कह रहे दिखने वाली एक साफ साफ सी डिस्टर्ब करने वाली एक नैरेटिव है। किनका है ये? ऑफ लगा के बताएगा। कुछ एक दसियों लाख वर्कर्स का, मतलब 1, 2, 5, 15, 50 मिलियन वर्कर्स का, है ना, अ फ्यू मिलियन वर्कर्स का। अच्छा, कौन से वर्कर्स हैं? जो ट्राई कर रहे हैं गेट बैक होम करने का, अपने घर वापस पहुंचने का। अच्छा, कहां से घर वापस जा रहे हैं? फ्रॉम लगा के बताएगा। उनकी रिस्पेक्टिव अर्बन लाइफ से, उनकी खुद की शहरी जिंदगियों से। अच्छा, क्यों जा रहे हैं? ये एज लगा के बताएगा। क्योंकि रिसोर्सेज हो गए रन आउट, रिसोर्सेज हो गए खत्म। अच्छा, और क्या हो गया? और कह रहा है जो लैक ऑफ एडिक्वेट लिविंग स्पेस है ना, जो कमी है, लैक ऑफ है पर्याप्त रहने की जगह की, वो हिट करती है बहुत हार्ड, वो चोट करती है बहुत बुरे से। और क्यों? इन द फेस ऑफ द वायरस, एक वायरस का सामना करते हुए। अच्छा, कौन सा वायरस है? दैट रिक्वायर्स फिजिकल डिस्टेंसिंग, जो कि रिक्वायर करता है सब फिजिकल डिस्टेंसिंग बना करके रखें। सारे पीस मैंने जो बना दिए हैं, अब सब पीसों को मैं जोड़ूंगा, फिर इसकी ग्रामर में आएंगे सेंटेंस की। कह रहे एक विजिबली सा डिस्टर्बिंग नैरेटिव है, कुछ एक दसियों लाख मिलियन वर्कर्स का, जो कोशिश कर रहे हैं अपने घर पहुंचने की। कहाँ से? अपनी शहरी जिंदगियों से, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई और बैंगलोर से। कह रहे क्योंकि रिसोर्सेज, संसाधन खत्म हो गए हैं, उनके जेब में पैसा खत्म हो गया है, और लैक ऑफ एडिक्वेट लिविंग स्पेस जो है ना उनके पास, रहने के लिए जो जगह की कमी है उनके पास, वो बहुत बुरे तरीके से उनकी चोट कर रही है। किस कारण से? सामना करते हुए एक वायरस का जो रिक्वायर करता है फिजिकल डिस्टेंसिंग को। एक कमरे में 15 मजदूर एक साथ नहीं रह सकते। समझ गए सेंटेंस को? अब आएंगे सेंटेंस की पहले वोकैबुलरी पे, फिर आएंगे इसकी ग्रामर पे। वोकैबुलरी कहती है भाई रन आउट। ये क्या होता है? जब कोई खिलाड़ी भाग रहा हो पिच पे, अचानक से कोई दूसरा प्लेयर है जो उसके पाले में बॉल फेंक दे तो रन आउट हो जाएगा, है ना। देखो रन आउट जो है ना एक्चुअल में एक फ्रेजल वर्ब है। रन आउट भी सही है जो आप क्रिकेट में देखते हो, बेसबॉल में देखते हो, रन आउट होता है वहाँ पे, पर वो इसका लिटरल मीनिंग है, फ्रेजल वर्ब वाला मीनिंग नहीं है। फ्रेजल वर्ब वो होती हैं जब एक वर्ब के आगे एक प्रेपोजिशन या एक एडवर्ब आप लगा के उस वर्ब का मतलब ही बदल डालो, उसको क्या बोलेंगे अपने? फ्रेजल वर्ब। अब ये देखो रन आउट है ना, इसका भागने से कोई कनेक्शन नहीं है, ये टोटली अपने आप डिफरेंट मीनिंग रखती है अपने आप का। तो रन आउट का मतलब होता है किसी चीज़ का एंड हो जाना। द वाटर हैज़ रन आउट इन द टैंक, टैंक में पानी खत्म हो गया है। समझ गए ना, रन आउट। अब एक थोड़ी देर के लिए स्क्रीन को यहाँ फ्रीज करें, मुझे आप रन डाउन, रन अवे विद और रन इनटू समवन, रन या रन इनटू समवन, इन तीनों फ्रेजल वर्ब्स का मतलब मुझे बताएंगे। पहले आप कोशिश करें फिर मैं बताता हूं ताकि आपको हमेशा याद रहे। चलिए देखो, फ्रेजल वर्ब की क्लास में करवा चुका हूं मैं, बहुत लोग जो है इस चीज़ को कर पाएंगे। चलिए कोशिश करते हैं अपने। रन डाउन, किसी आदमी के ऊपर से रन करते हुए डाउन उसको नीचे गिरा के निकल जाना। रन डाउन का मतलब ये होता है किसी को कुचल देना, चाहे आप अपनी गाड़ी से कुचलें, चाहे अपनी बातों से कुचलें, चाहे अपने व्यवहार से कुचलें, चाहे अपने बिहेवियर से कुचलें। अगर आप किसी को कुचल रहे हैं ना तो आप उसको रन डाउन कर देंगे। समझ गए ना। किसी को गालियां देकर के भी रन डाउन कर सकते हो, किसी के ऊपर से अपनी गाड़ी निकाल दोगे तो भी उसको रन डाउन कर सकते हो। समझ गए, कुचल देना। रन अवे विद सिंपल है, किसी के साथ रन अवे विद हो जाना,
भाग करके रफू चक्कर हो जाना, समझ गए ना। दो बच्चों की माँ अपने आशिक के साथ भाग गई, रन अवे विद। ऐसा न्यूज़पेपर में आप देखते हो ना, रन अवे विद वहाँ यूज होता है। रन इनटू समवन, इसका क्या मतलब होगा, देखो रन भागना, इनटू अंदर, समवन किसी के, इसका मतलब क्या होता है, किसी से अचानक से टकरा जाना। आई रैन इनटू एंथनी इन द मार्केट टुडे, आज मैं एंथनी से जा मिला मार्केट में, मुझे नहीं पता था एंथनी वहाँ होगा, एंथनी को भी नहीं पता था मैं आऊँगा, हम दोनों सब्जी ले रहे थे, वो मुझे दिखा, हमने जो है मिल करके एक दूसरे से हालचाल पूछ लिया। तो रन इनटू समवन एक फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब क्या होता है, किसी से बाय एक्सीडेंट मिल जाना, अनएक्सपेक्टेडली किसी से मुलाकात होना। बड़े आगे हार्ड और हार्डली में मैं आपको बता चुका हूँ फर्क क्या होता है। यहाँ पे हिट्स हार्ड की जगह हिट्स हार्डली भी हो सकता था, अगर वो होता तो उसका कुछ और मतलब होता। आप फटाफट से चारों सेंटेंसेस के अंदर कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ, चारों सेंटेंसेस मुझे बताएंगे क्या एरर है, फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ और इस कॉन्सेप्ट को फिर से रिवाइज भी करवा दूंगा। कोशिश जरूर करना, ढीठ मत बनना। एक लड़की पूछ रही थी अपने से कमेंट सेक्शन में, सर ढीठ क्या होता है, ये जो आप चलाते नहीं हो ना अपना पेन और बुद्धि, क्या सर ही बता दें, सब कुछ सर ही करवा दें, है ना, पेपर भी सर दिया है हमारा, वो होता है ढीठ, मत बनना ढीठ। वी वर्कड हार्डली, चलो पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। हार्डली का मतलब होता है बहुत थोड़ा, या हार्डली का मतलब होता है कभी भी नहीं, समझ गए ना। हमेशा हार्डली यूज होगा नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर, नेगेटिव मतलब नेगेटिव सेंस वाले सेंटेंसेस के अंदर। वहाँ पे बहुत ही कम दूध था, उस कनस्तरी में बहुत कम पानी था, हमें तुम्हारी ना के बराबर याद आती है, मैं कभी भी बाजार नहीं जाता हूँ, हार्डली, समझ गए ना, नेवर या बहुत थोड़ा, हार्डली। हार्ड का मतलब होता है वही बड़ी मुश्किल के साथ। दिक्कत क्या है, जब आप किसी काम को बड़ी मुश्किल से करते हो ना, तब आपकी इच्छा होती है मैंने हार्डली लगा दूं, आई डिड इट हार्डली, मैंने इसको बड़ी मुश्किल से कम किया, है ना। हार्ड मतलब मुश्किल, हार्डली मतलब बड़ी मुश्किल से। बस दिक्कत यही है, हार्ड जो है ना, उसका जो एडवर्ब का जो रूप है ना, वो भी हार्ड ही होता है। अगर आप किसी काम को मुश्किल से कर रहे हो ना, तो आप उसको हार्डली नहीं, आप उसको हार्ड ही करोगे, एडवर्ब फॉर्म में वो एलवाई नहीं लेता। हार्डली नाम की जो एडवर्ब है उसका मतलब अलग है, उसका मतलब है ये। चलो लाइव देखते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझोगे। वी वर्कड हार्डली, अब मैंने सेंटेंस लिखा, आपकी इच्छा हो रही है लगाने का, मतलब इसका हो रहा है कि हमने बहुत मुश्किल से काम किया, वी वर्कड हार्डली। अब मैंने आपको क्या बताया, हार्ड हार्ड ही रहता है, हार्ड का हार्डली नहीं होता है। अगर आपने मुश्किल से कोई काम किया है ना, तो हार्डली आप यहाँ से निकाल दो, इसकी जगह रख दो हार्ड। वी वर्कड हार्ड, हमने बहुत हार्ड वर्क किया, हमने बहुत मुश्किल से इस काम को किया। दूसरी चीज़, हार्ड जब भी एडवर्ब बन के आएगा वर्ब के बाद में आएगा, हार्डली जब भी एडवर्ब बन के आएगा ना, वो वर्ब से पहले आएगा। मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, वर्कड। अगर मुझे सेंटेंस में हार्डली लगाना भी होता, लेट्स से हार्डली लगाना है, तो वो कहाँ आएगा, इस वर्क से पहले आएगा। अब इसका मतलब क्या होगा, हमने ना के बराबर काम किया। हार्डली का मतलब क्या है, बहुत थोड़ा या नेवर। वी हार्डली वर्कड, हम तो कभी भी काम नहीं करते, या हमने ना के बराबर काम किया है, हमने जिंदगी में कुछ काम किया ही नहीं। समझ गए ना, हार्ड वर्सेस हार्डली, दोनों सेंटेंसेस सही है। हार्डली को चाहे पहले रख दो, चाहे हार्ड को बाद में रख दो, दोनों सेंटेंसेस का मतलब अलग अलग है। अगला सेंटेंस देखते हैं, पॉवर्टी एंड लव आर हार्डली टू हाइड। पॉवर्टी और लव छुपाना बहुत मुश्किल है, ना किसी के लिए प्यार छुपा सकते हो, ना अपनी गरीबी छुपा सकते हो, बहुत मुश्किल है छुपाना, एक प्रॉब्लम है ना। तो पॉवर्टी एंड लव आर हार्डली टू हाइड, तो अब करें क्या इसमें, हार्डली टू हाइड नहीं होगा, यहाँ पे तो हार्ड ही आएगा। पॉवर्टी एंड लव आर हार्ड टू हाइड। दूसरी चीज, इस हार्ड की पोजीशन क्या देखी हमने, सीधा वर्ब के बाद लगी हुई है, तो इसकी पोजीशन भी ठीक है। अगले सेंटेंस को देखते हैं, आई कुड हार्ड बिलीव व्हाट शी टोल्ड अस। मैं ना के बराबर बिलीव कर पाया जो उसने हमें बताया, है ना। मैं बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर पाया जो उसने हमें बताया। मैंने बड़ी मुश्किल से नहीं, ना के बराबर बिलीव किया जो उसने मुझे बताया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे हार्ड को यूज़ नहीं करना है, मुझे यहाँ पे यूज़ करना है हार्डली। आई कुड हार्डली बिलीव व्हाट शी टोल्ड अस। अच्छा, इस सेंटेंस को मैं और गलत बनाना चाहूँ तो मैं बिलीव के बाद में हार्डली लगा दूंगा, वो गलत हो जाएगा। आई कुड बिलीव हार्डली व्हाट शी टोल्ड अस, ये गलत है, क्योंकि हार्डली हमेशा आता है वर्ब से पहले। एक स्पेशल टाइप ऑफ एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर, ये हमेशा जो है ना वर्ब से पहले आती है। अगला सेंटेंस देखो, ही टुक द रिजेक्शन वेरी हार्डली। उसने जो रिजेक्शन आया, उसको जो मना किया गया, उसने उसको बहुत जो ना हार्डली लिया। मतलब कैसे लिया उसने, बहुत बुरे से लिया ना, बहुत डिफिकल्ट तरीके से उसने उस रिजेक्शन को लिया। देखो, रिजेक्शन इस टुक वर्ब के बाद आ रहा है हार्डली।
अगर टू को वर्ब के बाद आ रहा है ना, तो सबसे पहले आपका ट्रिक यही कहती है इस हार्डली की जगह आप हार्ड बना के देखो सेंटेंस सही बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा। टेक वर्ब के बाद हार्डली तो आ ही नहीं सकता, आएगा तो इससे पहले। तो ही टुक द रिजेक्शन वेरी हार्ड, इस तरह से वो बनेगा आपका सेंटेंस। बस ट्रिक इसकी यही है, अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया है, जब जब हार्डली जैसी चीजें हार्डली जो है वर्ब के बाद आएगा, आपका दिमाग क्या चलना चाहिए, वर्ब तो आ गई भाई, अब हार्डली का कुछ काम नहीं है, यहाँ पे तो हार्ड आएगा। अगर हार्ड आने के बाद वो सेंटेंस सही बैठ रहा है तो सेंटेंस आपने नो एरर कर दिया है। अगर वो सेंटेंस सही नहीं बैठ रहा है ना, उसका मतलब क्या है, आना तो उसमें हार्डली है पर उसकी पोजीशन चेंज है, हमें यहाँ पे उसकी पोजीशन को रखना है। एग्जांपल दे रहा हूँ मैं खाली सेंटेंस को, ये सेंटेंस तो दोनों तरीके से सही है ना पहला वाला, तो बस यही आपको पोजीशन के हिसाब से चलना है हार्ड वर्सेस हार्डली के बीच। बढ़े आगे, चलो। करे दे यूज्ड देयर फीट ऑफन फेसिंग पुलिस रैथ टिल द एडमिनिस्ट्रेशन अलाउ ट्रेन्स एंड बसेस टू मूव अगेन। कह रहा उन्होंने यूज किया अपने पैरों को, उन्होंने अपने कदमों को यूज किया, इस्तेमाल में लिया, और कैसे, अक्सर फेस करते हुए पुलिस के रैत को, पुलिस के बहुत ही ज़्यादा गुस्से को। अच्छा, कब तक किया उन्होंने काम, जब तक एडमिनिस्ट्रेशन ने अलाउ कर दिया ट्रेन्स को और बसेस को फिर से मूव करने के लिए। तो पहले तो वो पैदल ही निकल पड़े पुलिस की लाठियों और डंडों के बीच, और तब तक इस काम को करते रहे जब तक पुलिस ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने बसें और ट्रेनें चलने ना दी। इस सेंटेंस के अंदर देखने वाला कुछ है नहीं, रैप नाम का वर्ड आप नोट कर लें, एंगर या फ्यूरी बोलते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है ना, उसको कहते हैं रैथ। सेंटेंस में देखने वाली एक चीज़ ये है, मैंने आपको बोला जब तक इन्होंने ट्रेन या बसों को शुरू नहीं कर दिया, इस सेंटेंस में तो कहीं नहीं आ ही नहीं रहा। इस सेंटेंस का मतलब यही है हिंदी में, इसमें नहीं आएगा, क्योंकि टिल जो है ना या अनटिल, इन दोनों के अंदर नॉट ऑलरेडी लगा होता है। तो टिल, अनटिल या अनलेस, इनके बाद में कभी भी नॉट नहीं लगता, नॉट आपके अंदर, इसके अंदर ही लगा हुआ है, आपको उस नोट को हमेशा ओमिट करना है, सेंटेंस को नोट रख करके कभी भी नहीं बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाइल swathes ऑफ इन्फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स आर मूविंग अवे फ्रॉम देयर अडॉप्टेड बेस, द रिमेनिंग 10% ऑफ द वर्कफोर्स दैट इज फॉर्मली एम्प्लॉयड विद सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स आर beset बाय पिंक स्लिप्स, फर्लोस और सैलरी कट्स। सिंपल जो है सेंटेंस है, ध्यान से देखना। जहां बहुत बड़ा स्वेद, बहुत बड़ा ग्रुप, बहुत बड़ा जत्था इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स का, ऐसे वर्कर्स जिनका कोई पीएफ नहीं होता, कोई पेंशन नहीं होती, इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स होते हैं। कह रहे जहाँ पे ये वाले लोग, जो लोग हैं ना, इनका जो बहुत बड़ा जत्था है, स्वेद है, ये मूव कर रहा है, ये बढ़ रहा है, और कहाँ पे, अवे फ्रॉम देयर अडॉप्टेड बेस, अपने उस आधार से, उस बेस से दूर जो उन्होंने अडॉप्ट कर लिया था। जिस सिटी के अंदर आकर के वो बस गए थे, मेट्रो के अंदर काम करने लगे थे, वहां से उन्होंने अपना जो है घर बार बिल्कुल कर दिया है मूव। कह रहे जहां ऐसा हो रहा है, द रिमेनिंग 10% ऑफ द वर्कफोर्स है ना, जो बची हुई 10% ऑफ द वर्कफोर्स है, अच्छा कौन सी है वो, जो कि फॉर्मली एम्प्लॉयड है, जो कि आधिकारिक तौर पे या फॉर्मली जिसको नौकरी मिली हुई है, किसके साथ, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के साथ। कह रहे ये जो है ना बिसेट हैं, ये घिरे हुए हैं इन चीज़ों से। कौन सी चीज़ें, पिंक स्लिप, फर्लो और सैलरी कट्स। बहुत अच्छा सेंटेंस है, एक बार इसको मैं रिपीट कर देता हूँ, फिर इसकी ग्रामर भी बताऊंगा, फिर इसमें कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन निकलता है बहुत बढ़िया। जहाँ पे सारे वर्कर अपने घर बार को छोड़ करके अपने बेस से मूव कर रहे हैं, बचे हुए 10% जिनको फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट मिली हुई थी, उनको सोशल सिक्योरिटी मिली हुई थी, बेनिफिट मिले हुए थे, वो घिरे हुए बिसेट हैं इन तीनों चीज़ों से। पहली है पिंक स्लिप, इसका मतलब होता है किसी को नौकरी से निकाल देना। दूसरी होती है फर्लो, किसी को छुट्टी दे देना, ये कह करके कि आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी, आप थोड़े दिन ऑफिस में मत आओ, फर लो। और तीसरा होता है सैलरी की कट, है ना, तनख्वाह भी दूंगा, छुट्टी भी नहीं दूंगा, सैलरी आपको आगे से कम मिलेगी, पहले जितनी मिलती थी उतनी नहीं दूंगा। समझ गए। अब आ जाओ सेंटेंस के पीछे की ग्रामर और वोकैबुलरी में। सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियन वर्कफोर्स इज ऑपरेशनल इन इनफॉर्मल सेक्टर। मैं यहाँ पे स्क्रीन को पॉज करता हूँ, अगर आप बैंकिंग के एसएससी के स्टूडेंट हैं तो आप इसका जवाब देना चाहिए आपको। कितने परसेंट जो हमारी वर्कफोर्स है इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर काम कर रही है। चलो सीधा सा सवाल है भाई, रिमेनिंग 10% जो है वो परेशान है इस तरीके से, तो बची कितनी, ये रिमेनिंग 10% ये है, तो मतलब 90% है इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स। समझ गए ना। ऐसे ही क्वेश्चन एससी में पूछता है आपसे, आरसी के अंदर, थोड़ा सा इस तरीके से अपना दिमाग चलाना है। अब आ जाओ सेंटेंस के अंदर ही ग्रामर में। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्वेश्चन ये है कि 10% है इस वर्कफोर्स का, किसका, वर्कफोर्स का, जो कि इज एम्प्लॉयड है। क्या वर्कफोर्स है तो आर एम्प्लॉयड नहीं होना चाहिए? क्या 10% है? 10% तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, 1-2 करोड़ लोग होंगे, तो इज फॉर्मली एम्प्लॉयड यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है?
आप मुझे पहले सोचें आप इसको। चलो एक ऐसा करते हैं, फटाफट अपने क्विज खेलते हैं ना। मैंने एक छोटा सा क्विज बनाया आपके लिए। हाँ, इस पूरे को पहले आप सॉल्व करें और मुझे बताएं क्या लगाएंगे आप इसमें से, है ना, दो दो जो मैंने आपको ऑप्शंस दिए हैं। चलिए, इसीलिए बोलता हूँ हमेशा नोटबुक और पेन अपने साथ रखें क्लास को देखते हुए, बार बार आपको चलाने की जरूरत पड़ेगी। द नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पीपल इज या आर इंक्रीजिंग बाय डे। यहाँ पे आएगा इज आर की जगह पे। क्यों? हमारा रूल ये कहता है, जस्ट अ मिनट, हमारा रूल ये कहता है द नंबर ऑफ के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी और साथ में हमेशा ऑफ के बाद है ना प्लूरल नाउन आएगा। ध्यान देना क्यों आएगा। द नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पीपल इज इंक्रीजिंग, नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। नंबर तो सिंगुलर है ना, द नंबर वो खास नंबर, वो आंकड़ा इंक्रीज हो रहा है, उस आंकड़े के लिए तो मैं इज लगाऊंगा, ये चीज तो हो गई पक्की। अच्छा, इन्फेक्टेड पीपल किसका? नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पीपल है ना। इन्फेक्टेड पीपल तो बहुत सारे होंगे तभी आंकड़ा बढ़ेगा ना। तो यहाँ पे इन्फेक्टेड मैन नहीं लिख सकता, इन्फेक्टेड वुमेन नहीं लिख सकता, यहाँ पे तो एक प्लूरल ही आपको नाउन चाहिए। हमेशा दो नंबर अपने बाद प्लूरल नाउन लेगा। अगर वो सिंगुलर होगा तो मुझे दो नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे सीधे सीधे उसका आंकड़ा बता देना है, वो होगा एक। अगले वाले में भी ऐसा ही है, अ नंबर ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स इज या आर रिटर्निंग टू डैश होम्स। तो बहुत सारे माइग्रेंट लेबर्स अपने घर पे लौट रहे हैं। अ नंबर ऑफ, जैसे मैंने देखा, मुझे पता लगा, जैसे ही आता है हमेशा अपने साथ लेता है प्लूरल वर्ब। तो अ नंबर ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स आर रिटर्निंग टू, यहाँ पे लगाऊंगा इनके हिसाब से देयर होम्स। ठीक है, अब ये रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है मेरे भाई, अ नंबर के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी और हमेशा ही प्लूरल नाउन आएगा, है ना। बहुत सारे हैं ना, एक तो नहीं है, तो इसलिए ऑफ में से प्लूरल नाउन्स में से ही हम जो है इस द नंबर को निकाल रहे हैं। यहाँ पे सिंगुलर नाउन नहीं आ सकता था, तो लेबरर लिखा होता तो वो भी गलत होता, और यहाँ पे इज लगा दूंगा तो वो भी गलत हो जाएगा इस केस के अंदर। चलो अगले की तरफ बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया अ ह्यूज पोर्शन या ह्यूज प्रोपोर्शन या ह्यूज जो है पार्ट, अगर ऐसा आ जाए उसके बाद में कुछ फिक्स नहीं है, चाहे तो सिंगुलर वर्ब लगा दो चाहे प्लूरल वर्ब लगा दो। देखें किसको, ऑफ के बाद में जो नाउन आ रहा है उसके हिसाब से। अ ह्यूज प्रोपोर्शन ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स काउंटेबल हैं और प्लूरल है, तो मैं लगाऊंगा हैव एनरोल्ड फॉर द पिकनिक। स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा प्रोपोर्शन है जो कि पिकनिक के लिए एनरोल कर चुका है। स्टूडेंट्स को देखते मुझे पता लगा यहाँ पे हैव आएगा, प्लूरल वर्ब आएगी। अच्छा, अगर ऐसा हो अ ह्यूज पोर्शन, अ ह्यूज प्रोपोर्शन ऑफ द मिल्क, है ना, पोर्शन भी लगा दो प्रोपोर्शन भी लगा दो, दोनों मतलब एक ही है। अच्छा, यहाँ पे मिल्क आ गया, उस केस में इज लगाऊं या आर लगाऊंगा? देखो सर, मिल्क है वो है अनकाउंटेबल नाउन जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हो। एक मिल्क, 5 मिल्क, 50 मिल्क, स्टूडेंट काउंट हो जाता था, मिल्क काउंट नहीं होगा, तो हम यहाँ पे लगाएंगे इज या आर में से इज को। लार्ज पोर्शन ऑफ मिल्क इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग जो है पुअर। तो आपने ध्यान से देखा तो लार्ज पोर्शन, लार्ज प्रोपोर्शन अपने बाद सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह की वर्ब लेते हैं। डिपेंड करता है कौन सा नाउन उनके बाद में आएगा, वो सिंगुलर भी हो सकता है और वो प्लूरल भी हो सकता है। ये द पुअर क्या है यहाँ पे पुअर के बाद में कोई दूसरा नाउन नहीं लगा हुआ, एक एडजेक्टिव के आगे जब जब द लगाएंगे उसका मतलब होता है हम कॉमन प्लूरल नाउन बना करके बैठे हैं, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। तो डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर का मतलब है सारे के सारे गरीब लोगों में, है ना, अमंग द पुअर। नेक्स्ट सेंटेंस को देख लो, 30% ऑफ द वाटर इज या आर कंज्यूम्ड बाय द हाउस होल्ड्स। बस इसमें भी मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ, परसेंटेज आ जाए ना। देखो लार्ज प्रोपोर्शन है, ह्यूज प्रोपोर्शन है, इसको भी तो परसेंटेज में हम बता सकते हैं ना। मान लो 60% है तो उसको ह्यूज प्रोपोर्शन लिख सकता हूँ मैं। तो कहने का मतलब क्या है, ह्यूज प्रोपोर्शन, लार्ज पोर्शन, ये जो है ना परसेंटेज वाला जो है, ये दोनों सेम ही इनके रूल लगता है। अगर इनके बाद में अनकाउंटेबल नाउन आ रहा हो तो आपको क्या करना है, इज चूज कर लेना है। अगर इनके बाद एक काउंटेबल प्लूरल नाउन आ रहा हो तो आपको चूज कर लेना है एक प्लूरल वर्ब को। तो लार्ज 30% ऑफ द वाटर इज, ना कि आर, इज कंज्यूम्ड बाय द हाउस होल्ड। वाटर को गिन नहीं सकते हो तो इज आएगा। अच्छा, 50% ऑफ द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन को तो गिन सकते हैं ना भाई, बहुत सारे हैं, सिंगुलर नहीं है प्लूरल है, तो यहाँ पे आ जाएगा लव आइसक्रीम। इतना आप समझ गए मेरे साथ। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पे लगा हुआ है रिमेनिंग 10% ऑफ द वर्कफोर्स, है ना, वर्कफोर्स दैट इज फॉर्मली एम्प्लॉयड। तो इसका मतलब क्या है, वर्कफोर्स तो एक हो गया सिंगुलर नाउन, कहने का मतलब यही है ना, क्योंकि हम सिंगुलर या ऐसी चीजों के आगे इज लगाते हैं जिनको काउंट नहीं किया जा सकता, तो वर्कफोर्स तो सिंगुलर हो गया ना। अब यही मेरा कॉन्सेप्ट है आज का। कुछ ऐसे नाउन्स है अपने पास इंग्लिश के अंदर, कैसे, ये सारे के सारे
पॉपुलेशन, वर्कफोर्स, सिटीजनरी, पब्लिक, कम्युनिटी, मैन पावर। ये सब देखने में प्लूरल लगते हैं और ये सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल वर्ब लेते हैं। ये दोनों तरह की वर्ब ले सकते हैं। मैं यहाँ पे इस वर्क फोर्स के बाद, ध्यान देना, इस वर्क फोर्स के बाद इसकी जगह आर भी लगा सकता था। 10% ऑफ द वर्क फोर्स दैट आर फॉर्मली एम्प्लॉयड, ऐसा भी मैं लिख सकता था। सवाल आपको क्या आएगा, सर हमें कैसे पता लगेगा पेपर में इज लगाना है आर लगाना है? आप तो बता रहे हो दोनों सही है। देखना, अगर उसने सेंटेंस में कोई और एरर नहीं दी है और आपसे ऐसा सेंटेंस पूछा है जिसमें उसने सिंगुलर या प्लूरल वर्ब लगाई है, तो वो मोस्ट प्रोबेबली आपसे इन्हीं के ऊपर सवाल पूछ रहा है। अगर उसने कोई और एरर नहीं दी ना, तो वो इसी पे सवाल पूछ रहा है। अगर कोई और एरर मिल जाए तो ये जो उसने चाहे इज लगाया हो चाहे आर लगाया हो, आपको माफ कर देना है। समझ गए मेरे बात? अब देखो, आज का क्विज भी आपका ऐसा ही है। आज इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने 4 क्वेश्चंस बनाए हैं। एडिशनल एरर्स भी इनके अंदर है। जहां पे कहीं भी आपको लगे कि सर ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है, उस सेंटेंस में देख लेना, अगर आपको एडिशनल एरर दिख रही हो तो सिंगुलर प्लूरल दोनों सही हैं। अगर एडिशनल एरर ना दिख रही हो तो आप जैसा लिखा हुआ उसको वहां पे छोड़ देंगे। ये होगा किसके साथ? पॉपुलेशन, वर्कफोर्स, सिटीजनरी, पब्लिक, कम्युनिटी और मैन पावर, सिर्फ इनके साथ ही होगा। पीपल के साथ मत मान लेना, है ना, स्टूडेंट्स के साथ मत मान लेना, अपने घर से मत ले आना। यही 5-6 हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह की वर्ब्स को लेते हैं। बड़े आगे क्विज को सॉल्व करें, स्क्रीनशॉट लेकर के यहाँ पे आराम से अपना टेक योर टाइम, है ना, टाइम लो। ये आपकी कर्म भूमि है, आप तैयार हो रहे हो, यहाँ पे जितना टाइम लगे लगाओ। डालो कमेंट सेक्शन में, 1-2 घंटे के अंदर मैं अपने आंसर्स फर्स्ट कमेंट में जरूर अपडेट कर दूंगा। बड़े आगे चल, कह रहे द ट्रेंड ड्रिवन बाय द स्लम्प इन इकोनॉमिक एक्टिविटी कट्स अक्रॉस सेक्टर्स। कह रहा है जो रुझान है ना, जो ट्रेंड है, जो कि ड्रिवन बाय है, जो कि कॉज्ड बाय है, जिसकी शुरुआत हुई है स्लम्प के द्वारा, एक मंदी के द्वारा। किसमें? इकोनॉमिक एक्टिविटी में, आर्थिक गतिविधियों में। कह रहे जो ट्रेंड है ना, ये कट अक्रॉस करता है सब सेक्टर्स में। ये ऐसा ट्रेंड है जो सब जगह फैला हुआ है। कट अक्रॉस करने का मतलब क्या है? फ्रेजल वर्ब है, ऐसी चीज जो सब जगह प्रेजेंट हो वो कट अक्रॉस करती है। तो ये ट्रेंड हर सेक्टर के अंदर हमें देखने को मिल रहा है, कट अक्रॉस सेक्टर्स। आगे कह रहे हैं रेस्ट्रिक्शंस have eased slightly, but a return to normalcy has proved challenging, even for the firms that are allowed to operate largely due to inadequate manpower. कह रहे restrictions को easy बना दिया गया है, थोड़ा सा, थोड़ी सी जो है ना, जो आपके प्रतिबंध थे वो हो गए हैं कम, उनको इजी, आसान बना दिया गया स्लाइटली। कह रहे लेकिन एक वापसी नॉर्मल सी की तरफ, फिर से नॉर्मल हालातों की तरफ, उसने प्रूव हुआ है बहुत ही चैलेंजिंग। ऐसी रिटर्न जो है बहुत ही चुनौती भरी है। कह रहा यहां तक कि उन फॉर्म्स के लिए जो कि अलाउड हैं, जिनको पूरी इजाजत है ऑपरेट करने की। अच्छा, ऐसा क्यों? मोटे तौर पे के कारण से, ड्यू टू के कारण से, इन एडिक्वेट मैन पावर के, कम मैन पावर के। समझ गए सेंटेंस को? कह रहे रेस्ट्रिक्शन तो बड़े जरूरी ईज कर दिए हैं, लेकिन फिर भी बड़ा चुनौती भरा है, क्योंकि मैन पावर नहीं है। भले ही आप फैक्ट्री ऑन कर लो, मशीन ऑन कर लो, उसको चलाने के लिए कोई नहीं है। इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स have pleaded with the Labour Ministry to casual workers to return to their workplaces on being summoned। कह रहे इंडस्ट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव है ना, हमारी उद्योगों के, इंडस्ट्री के जो प्रतिनिधि हैं, नुमाइंदे हैं, उन्होंने प्लेड विद किया है, उन्होंने गुजारिश की है, किसके साथ? लेबर मिनिस्ट्री के साथ, कि वो कैजुअल करे, मना ले मजदूरों को रिटर्न करने के लिए अपने वर्क प्लेसेस पे, अपने फैक्ट्रियों में, अपने कारखानों में। कब? बुलाए जाने पे, ऑन बीइंग समन्ड। कह रहा और एंड इफ दैट डज नॉट प्रूव इफेक्टिव मेक देम लायबल फॉर एक्शन अंडर रेलेवेंट इंडस्ट्री लेबर लेजिस्लेशन। कह रहा और अगर ये चीज़ प्रूव नहीं होती इफेक्टिव, अगर ये चीज़ असरदार नहीं रहती है, वापस बुलाए जाने पे वो नहीं आते हैं, तो बना दे उनको लायबल, उनको जवाबदेह बना दे एक्शन के, कार्रवाई के, सही रेलेवेंट इंडस्ट्रियल लेबर लेजिस्लेशन के अंदर, ऐसे कानूनों के नीचे। इंडस्ट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव है ना, यूँ कह रहे हैं हम बुलाएं तो वर्कर आ जाएं, और ना है ना तो उन पर हम कार्रवाई कर सकें, ऐसा लेबर मिनिस्ट्री हमको खुली छूट दे दे। समझ गए सेंटेंस को? सेंटेंस में देखने वाली चीज़, कैजोल, इस वर्ड को मैंने काजोल से याद किया था, हालांकि काजोल से कुछ कनेक्शन बैठेगा नहीं, बस मेरे को काजोल याद आ जाती है इस वर्ड से। मेरा मतलब होता है, इस वर्ड का मतलब होता है मनाना, किसी को ना बहलाना, फुसलाना। तो अब काजोल से इसको याद करोगे ना, तो उसको शायद कुछ आप ट्रिक बना बैठो। तो कैजोल का मतलब ये होता है किसी को बहलाना, किसी को फुसलाना। तो परसुएड करना, कैजोल करना और कॉक्स करना, है ना, तीनों का मतलब एक ही है, किसी को बहलाना, फुसलाना। अब देखने वाली चीज़ क्या है, ये जब भी आप करोगे ना जिस काम के लिए, वो टूल लगा के बताओगे। कैजुअल वर्कर्स
टू रिटर्न। तो कैजुअल की तरह परसुएट टू और कॉक्स टू, है ना, तीनों सिनोनिम अपने बाद फिक्स प्रपोजिशन टू को रखते हैं। अच्छा, दूसरी चीज प्लेड विद, प्लेड को देखना ध्यान से। प्लेड का मतलब होता है किसी से रिक्वेस्ट करना, किसी से गुजारिश करना। प्लेड के साथ हमेशा विद आता है। प्लेड विद समवन, जिससे आप गुजारिश कर रहे हो ना उसके साथ तो लगाओगे विद, और जिस चीज की गुजारिश कर रहे हो उसके लिए लगाओगे टू या फॉर। बढ़े आगे, चलो कह रहे हैं हाँ, रिलैक्सेशंस हैव आल्सो बीन सॉट इन स्टैट्यूटरी वेज पेमेंट्स फॉर अप्रैल एंड मई व्हेन लिटिल वर्क हैपेंड। कह रहे रिलैक्सेशन जो है ना उनको भी मांगा गया है, सॉर्ट किया गया है, उनको भी जो ढूंढा गया है। कह रहे किसमें? स्टैट्यूटरी वेज की पेमेंट में। ऐसी वेज की, ऐसी जो है वेज होती है आपकी मेहनता ना, आपकी मजदूरी, और पेमेंट आप जानते हैं स्टैट्यूटरी होती है जो लीगल हो, जो सरकार की तरफ से आपको देनी है। तो कह रहे रिलैक्सेशन भी मांगी गई है कि जो सरकारी जो लीगल जो वेज की पेमेंट है ना उसके अंदर में मिल जाए अप्रैल और मई के लिए, जब लिटिल वर्क हैपेंड, जब बहुत ही कम, ना के बराबर काम है जब हुआ। तो सरकारी नॉर्म्स ये कहती हैं अगर आपकी फैक्ट्री का वर्कर है, एक महीने के लिए आपकी फैक्ट्री बंद रही तो उसको स्टैट्यूटरी वेज आपको देनी पड़ेगी ताकि वो भूखा ना मर जाए। तो इसके लिए भी इन्होंने, इंडस्ट्री वालों ने बोल दिया है हमें छूट दे दो, इन वर्कर्स को एक पैसा ना दें 2 महीने के लिए जब हमने काम किया ही नहीं। समझ गए? लिटिल किसके लिए लगा है? वर्क के लिए लगा है। अब आ जाओ मेरे प्यारो, जो मुझे बता दे सर वर्क तो गिन सकते हैं उसके बावजूद इसके आगे लिटिल क्यों लगा है, आज मैं उसको जो है चैलेंज है सबको, आप बताओ मुझे, क्योंकि मैं आपको थोड़े दिन पहले बता चुका हूं कैसे नाउन्स की 2 अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। आप मुझे बताओगे वर्क तो हम गिन सकते हैं ना, यार आज बहुत काम है घर में, यार आज मुझे 5 काम है, पहले मैं बाजार जाऊंगा, फिर मुझे पढ़ाई करनी है, फिर एक मॉक टेस्ट देना है, फिर गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है, 5 काम है। जब कामों को गिना जा सकता है तो कामों के आगे फ्यू क्यों नहीं आया, लिटिल क्यों लगा हुआ है? आप मुझे बताएंगे, आज मैं नहीं आपको बताऊंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कह सेवरल स्टेट्स ऑफर्स अ टेम्परेरी फिक्स स्ट्रेचिंग परमिशिबल वर्किंग आवर्स फ्रॉम 8 to 12। बहुत सारी स्टेट्स ने ऑफर कर दिया एक टेम्परेरी से फिक्स को, एक टेम्परेरी से जुगाड़ को, वो क्या है? स्ट्रेच कर देने का, आगे बढ़ा देने का परमिशिबल वर्किंग आवर्स को 8 से 12 में, है ना। पहले 8 घंटे काम करवा सकते थे, अब 12 घंटे काम करवा सकते हैं इन मजदूरों से। अच्छा क्यों? सो दैट प्रोडक्टिविटी कैन improve even with less than optimal staff strength। कह रहे ताकि प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो, हमारे प्रोडक्शन की कैपेसिटी और अच्छी हो, लेस देन ऑप्टिमल स्टाफ की स्ट्रेंथ के साथ। ऑप्टिमल होता है जो चीज ना बहुत ज्यादा हो ना बहुत कम हो, एकदम जो सही लेवल पर हो उसे कहते हैं ऑप्टिमल। तो कह रहा ऑप्टिमल स्ट्रेंथ जो है ना उससे कम स्ट्रेंथ के ऊपर ही हमारी प्रोडक्टिव इंप्रूव हो जाए, 8 से 12 घंटे हम काम करवा सकते हैं। सेंटेंस में देखने वाली चीज कुछ भी नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब मिलाएं, बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। कह रहा while Rajasthan withdrew such an order, UP, MP and some others have used the occasion to embark on a purge of labor laws। कह रहा जहां राजस्थान ने विड्रॉ कर लिया ऐसे एक ऑर्डर को, दे करके वापस खींच लिया ऐसे एक ऑर्डर को, हुआ क्या? जो यूपी एमपी और अदर्स है ना उन्होंने यूज कर लिया इस मौके को एम्बार्क ऑन करने के लिए, शुरुआत करने के लिए लेबर लॉज के पर्ज की, लेबर लॉज के खात्मे की। तो राजस्थान तो मान गया, उसकी अकल तो ठिकाने आ गई, बाकी स्टेट्स जो है उनको मौका मिल गया है, इस मौके का पूरा फायदा उठा रहे हैं और लेबर लॉज को एक एक करके पर्ज करते जा रहे हैं, एलिमिनेट करते जा रहे हैं। अच्छा कैसे कर रहे हैं? साइटिंग द नीड टू स्पर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस एंड रिवाइव जॉब क्रिएशन। साइट करते हुए, हवाला देते हुए जरूरत का जो है स्पर करने की इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को, बूस्ट करने की निवेशकों के भरोसे को, और रिवाइव करने की जॉब क्रिएशन नाम के काम को। तो बस ये यही चाहते हैं कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस अच्छा हो, जॉब्स और ज़्यादा से ज़्यादा पैदा हो। बस इस चक्कर में लेबर लॉस को खत्म करते जा रही हैं स्टेट्स। देखो ये अपना ही देश है, बाहर से आने वाले लोगों का भरोसा अपने देश में बैठ जाए, इस कारण से अपने वाले लोगों को हम 8 से 12 घंटे काम करवाएंगे ना, अपना देश है ऐसा सोचने वाला। सेंटेंस में देखने वाली चीजें क्या है? एम्बार्क ऑन, किसी चीज की शुरुआत करना। When you embark on a world tour, आपने एक वर्ल्ड टूर या एक जर्नी की शुरुआत कर दी, एक मिशन पे आप लग गए हैं। एम्बार्क ऑन का मतलब यही होता है। पर्ज मैंने बता दिया आपको, एलिमिनेट करना, रिमूव करना, किसी चीज को खत्म कर देना। स्पर के सब सिनोनिम मैंने लिख दिए हैं, इंसाइट, इंस्टिगेट, बूस्ट, एनकरेज, किसी को बढ़ावा चढ़ावा देना, स्पर करना। साइड मतलब किसी चीज का हवाला देना। बढ़े आगे, कह रहा लेबर यूनियंस हैव प्रोटेस्टेड दिस होलसेल स्क्रैपिंग दैट वुड लीव एम्प्लॉयज वल्नरेबल इन मैनी एस्पेक्ट्स। जो लेबर यूनियन है, मजदूर संघ है, उन्होंने प्रोटेस्ट किया है
उन्होंने धरने प्रदर्शन किए हैं इस पूरी होलसेल में स्क्रैपिंग के काम को, इस पूरी तरीके से लेबर लॉस को निकाल देने के काम को। स्क्रैपिंग वर्ड मैं आपको बताऊंगा अभी, है ना। कह रहे ये वो स्क्रैपिंग है जो कि लीव करेगी, जो कि छोड़ देगी एम्प्लॉयज को वल्नरेबल बना करके, कमजोर बना करके। और कैसे? इन मैनी एस्पेक्ट्स, कई सारे पहलुओं के अंदर। कह रहे ये सब काम से कई पहलुओं के अंदर वर्कर्स वल्नरेबल या कमजोर होने वाले हैं, और यूनियंस ने इसका बहुत जो है प्रोटेस्ट किया है होलसेल स्क्रैपिंग का। अब देखो वर्ड क्या है, स्क्रैपिंग कहाँ से है? स्क्रैप मतलब कबाड़, स्क्रैपिंग या स्क्रैप एक वर्ब भी होती है नाउन की तरह, उसका मतलब होता है किसी चीज को कबाड़ में फेंकना, किसी चीज को डिस्पोज ऑफ करना। तो कह रहा है ये लेबर लॉस का जो कबाड़ बना रहे हैं ना, जो इसको कबाड़ी की तरह है डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं ना, इस स्क्रैपिंग के काम को प्रोटेस्ट किया गया है लेबर यूनियंस के द्वारा। और स्क्रैपिंग कैसी है? होलसेल के अंदर एक के बाद एक के बाद एक स्टेट, एक के बाद एक रूल को, लेबर को जो है रूल को खत्म करती जा रही है। समझ गए सेंटेंस को? होलसेल स्क्रैपिंग क्या है यहाँ पे? लेबर लॉस का बड़ी मात्रा के अंदर कबाड़ में फेंका जाना। आगे बढ़ते हैं। बीइंग अ कंकरेंट सब्जेक्ट in constitution, states however need the centers to note to effect these changes। होने के कारण एक ऐसा सब्जेक्ट जो कंकरेंट है, जिसमें दोनों की सहमति जरूरी है, आपस में एग्रीमेंट जरूरी है। और किसका? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में। कह रहे कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट होने के कारण से स्टेट्स जो है ना, हालांकि उनको जरूरत है सेंटर की नोट की, सेंटर की हामी की। क्यों? इफेक्ट करने के लिए, इन चीजेस को प्रभाव में, असर में लाने के लिए, इन बदलावों को। कह रहा एंड और फॉर नाउ, अभी के लिए, लेबर मिनिस्टर संतोष कुमार गंगवार अपीयर्स डिक्लाइन टू अग्री। कह रहा अभी के लिए जो मिनिस्टर साहब है दिखते हैं मना करते हुए, अग्री करने को, मानने को ये तैयार इन चीजों को है नहीं। समझ गए सेंटेंस को? कह रहे ये जो चीजें है ना कंकरेंट लिस्ट में है, समवर्ती सूची में है, ना स्टेट में है ना सेंटर सूची में है। तो इस पे क्या है? स्टेट्स को सेंटर की नोट की जरूरत है ना। और लेबर मिनिस्टर जो है अपने कैबिनेट मिनिस्टर बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है, ऐसा देखने में हमें लगता है आज तक फॉर नाउ। सेंटेंस में देखने वाली चीज जो आप इसको देखें, कंकरेंट। देखिए वैसे तो कंकरेंट लिस्ट होती है, पॉलिटी का सब्जेक्ट है, इसको अपने ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। इस वर्ड को मैं बता देता हूँ कैसे बना है, और उस लिस्ट में कैसे इसको, उस लिस्ट को कंकरेंट लिस्ट नाम क्यों दिया गया। कन मतलब साथ में, अकर मतलब होना। जब दो चीजें एक साथ होती है ना, उसको कहते हैं कनकर होना। जब दो लोग एक चीज पे हामी भर देते हैं, दोनों का सर मुंडी एक साथ हिलती है, तो वो दोनों क्या करते हैं? कनकर करते हैं, अग्री हो जाते हैं ना। कंकरेंट लिस्ट वही लिस्ट है जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों अग्री होंगे तभी कोई नाम कानून बनेगा। इसको हिंदी में बोलते हैं समवर्ती सूची, है ना, समवर्ती बोलते हैं शायद। तो कह रहा है ये कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, कैसे लेबर लॉस को खत्म किया जाए। बीइंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, बता रहा है ऐसा होते हुए इन स्टेट्स को नीड है। दो काम एक साथ हो रहे होते हैं ना, तब एक काम को आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म से बताते हैं। वॉचिंग द टीवी, आई वॉज टॉकिंग टू माई मॉम। लिसनिंग टू द म्यूजिक, आई वॉज थिंकिंग अबाउट हर, है ना। मैं एक काम को कर रहा था, दूसरा काम साइमल्टेनियसली हो रहा था, तो एक काम को वर्ब की आईएनजी फॉर्म से बताऊंगा। बढ़े आगे। ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस टू कीप पेइंग एम्प्लॉइज अमिस्ट द लॉकडाउन हैव नॉट वर्कड इवनली। सरकारी इंस्ट्रक्शन जो है ना, इंस्ट्रक्शन क्या होती है? दिशा निर्देश। किस काम के? एम्प्लॉयज को पे करते रहने के। सरकार का तो यही है ना, एम्प्लॉयज को पैसे देते रहो। तो कह रहे ये जो इंस्ट्रक्शंस है ना, मजदूरों को पैसे देते रहने के, इस लॉकडाउन के अमिश, इस लॉकडाउन के बीच में, कह रहे ये इंस्ट्रक्शंस ने वर्क नहीं किया है इवनली, सब जगह बराबर से वर्क नहीं किया है। कैसे? वाइल ट्वीक्स सच एज लॉवरिंग द ईपीएफ कंट्रीब्यूशन रेट डू नॉट अमाउंट टू मच रिलीफ। कह रहे जहां जो छोटे मोटे बदलाव हैं, ट्वीक हैं, जैसे कि कम कर देना ईपीएफ की, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के कंट्रीब्यूशन की रेट को, ये जो ट्वीक्स है ना, अमाउंट तो नहीं होते हैं ज़्यादा रिलीफ के तौर पे फॉर्म्स के लिए और उनके स्टाफ के लिए। समझ गए सेंटेंस को? करेक्ट। जो आपने इंस्ट्रक्शन दी है सब जगह उसको इवनली फॉलो नहीं किया गया है। सब ने, हर स्टेट ने, हर फॉर्म ने अपने एम्प्लॉयज़ को पैसा नहीं दिया है, तो उन्होंने वर्क नहीं किया इवनली, सब जगह बराबर वर्क नहीं हुआ है। और जो आपने बदलाव लाए हो कि ईपीएफ का कॉन्ट्रीब्यूशन माफ है, इसने भी ज़्यादा कुछ जो है बंद करके नहीं आया है रिलीफ, हमारी ना फर्म्स के लिए ना उनके स्टाफ के लिए। ईपीएफ कंट्रीब्यूशन आप जानते होंगे, आपकी तनख्वाह का 10% कट जाता है, सरकार जमा कर लेती है। उसी 10% में एडिशनल आपका एम्प्लॉयर और 10% मिला करके सरकार को देता है, वो आपके नाम ही चढ़ता है। तो अब इस लॉकडाउन में सरकार ने बोला था ना एम्प्लॉय का काटेंगे ना एम्प्लॉयर को काटेंगे, अभी 6 महीने के लिए ईपीएफ को भूल जाओ, पूरे पैसे अपने घर लेकर के जाओ, अपने घर के काम करवाओ। आगे बढ़ते हैं। While the nature of work is changing
and greater spending is needed on hygiene, the immediate challenge is to inspire every employee confidence. जहाँ नेचर ऑफ वर्क जो है वो चेंज हो रहा है, लोगों के काम करने का तरीका है जो चेंज हो रहा है, कैसे कह रहा है, और ग्रेटर स्पेंडिंग जो है ना, ज़्यादा पैसा जो है इज नीडेड, जरूरी है हाइजीन के ऊपर, सफाई के ऊपर। कह रहा है जहाँ ऐसे दो काम हो रहे हैं, तो कह रहा है इमीडिएट जो चैलेंज है ना, हाथों हाथ जो हमारी चुनौती है वो इस क्या है, इंस्पायर करना एम्प्लॉय के कॉन्फिडेंस को, हमारे एम्प्लॉयज़ के मन में भरोसे को बढ़ाना। अब पहले जैसा नेचर ऑफ वर्क नहीं है, अब बहुत आपको सोशल डिस्टेंसिंग रख के काम करना होता है। अभी मैं ऑफिस नहीं गया हूँ, मुझे मालूम चला है ऑफिस में 300 एम्प्लॉयज़ के लिए जगह ही नहीं है, 1 फीट दूर अगर बिठाना हो, है ना, छोटा ऑफिस है, मतलब बिल्डिंग छोटी है, तो 300 एम्प्लॉयज़ को बैठाने की जगह भी नहीं है। तो कुछ एम्प्लॉयज़ को बोले तुम घर चले जाओ, तो कह रहा नेचर ऑफ वर्क ही चेंज हो रहा है अब, है ना, मास्क लगा के बैठना है आपको, ऐसे ही काम करना है दूर दूर। और स्पेंडिंग इंक्रीज हो रही है क्योंकि हर रोज हर घंटे आपको सैनिटाइजर की जरूरत है, पूरे ऑफिस को सैनिटाइज किया जाता है हर रोज। तो कह रहा है इस बीच में ना हमारा चैलेंज यही है, कैसे एम्प्लॉयज़ के कॉन्फिडेंस को बढ़ाया जाए। सब एम्प्लॉयज़ डरे हुए हैं अचानक से इस बीमारी के कारण। कह रहा मोस्ट माइग्रेंट वर्कर्स आर रनिंग स्कैर्ड ऑफ द पैंडेमिक। ज़्यादातर ये जो वर्कर हैं, भोले वाले गरीब वर्कर्स, ये रनिंग स्प्रेड हो रहे हैं, भाग रहे हैं डर करके इस पैंडेमिक से। एक तो पैसा नहीं है, ऊपर से डर भी लग रहा है, भूखे भी हैं और बीमारी आ गई तो क्या करेंगे, इसी वजह से अपने घरों की तरफ जो डर के मारे रन कर रहे हैं, भाग रहे हैं। गेटिंग देम होम सेफली इज अ फर्स्ट स्टेप एंड गिविंग देम एन इमरजेंसी इनकम सपोर्ट टिल द वर्स्ट ऑफ द पैंडेमिक सबसाइड्स इज द नेक्स्ट। कह रहा देना, ला करके, गेट देम, उनको ला करके देना, कहाँ पे, होम, उनके घर पे, और कैसे, सेफली, बिल्कुल महफूज तरीके से। तो घर तक पहुंचाना जो काम है ना, ये गेटिंग करने का, ये है पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप। और कह रहा जो देना है उनको, और क्या, एक इमरजेंसी इनकम सपोर्ट को, घर पे खाना बनाने के लिए, चूल्हा जलाने के लिए थोड़े से सपोर्ट को इमरजेंसी के अंदर। कह रहा है ये कब तक देना है, जब तक वर्स्ट, सबसे बुरा इस महामारी का सबसाइड नहीं होता, जब तक सबसे बुरा इसका दूर नहीं चला जाता, हट नहीं जाता। कह रहा है ये जो है ना इज द नेक्स्ट, ये दूसरा स्टेप है इस काम को करने का। टिल मैंने आपको ऊपर बताया था, इसके अंदर नो लगा हुआ है, नोट लगा हुआ है, टिल के बाद में नोट नहीं लगाना। तो जब तक ये सबसाइड ना हो जाए, पैंडेमिक का सबसे बुरा दौर हट ना जाए, ना यहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ, नोट यहाँ पे कहीं नहीं आ रहा, इस टिल के अंदर लगा हुआ है, इसलिए टिल के बाद में नोट नहीं लगाते हैं। करेक्ट, बट फॉर देम टू रिटर्न टू वर्क enthusiastically over time, it is equally critical to reorient India's current approach टू अर्बन एंड इंडस्ट्रियल हाउसिंग। इस सेंटेंस में एक एरर है, आप मुझे बताएंगे। कह रहा लेकिन उनके लिए रिटर्न करना अपने घर तक एंथुजियाज्म के साथ, पूरे जोश के साथ, ओवर टाइम, आगे चलने पे थोड़ा जो आगे जा करके। तो कह रहा है इस काम के लिए ये बहुत ही क्रिटिकल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या, रीओरिएंट करना, फिर से ढालना इंडिया की करंट अप्रोच को, और किसके लिए, अर्बन और इंडस्ट्रियल हाउसिंग के लिए, है ना। कैसे इंडस्ट्री के अंदर और शहरों के अंदर घर मकान बनाए जाएं ताकि इस तरह की बीमारियां कम फैले, है ना। रीओरिएंट करना है हमारी अप्रोच को, और किसकी तरफ, वर्क स्पेस की सोशल सिक्योरिटी के लिए, और किसकी तरफ, मिनिमम वेज के स्टैंडर्ड्स के लिए। तो कह रहा है ये जो काम तो बिल्कुल ज़रूरी है, पर सबसे ज़रूरी काम क्या है, क्रिटिकल क्या है, ये इसलिए है ताकि इन तीनों चीज़ों को हम काम, इन तीनों चीज़ों के ऊपर कर सकें। रीओरिएंट वर्ड मैंने आपको बता दिया, फिर से ओरिएंटेशन करना किसी चीज़ का, फिर से अपने हिसाब से डालना, इसको रिकैलिब्रेट भी बोलते हैं। इसके दोनों सिनोनिम क्या है, रीओरिएंट इज इक्वल टू रिकैलिब्रेट। इस सेंटेंस में एक एरर है, आप मुझे बताएंगे। चलो मैं आपको आज बताता नहीं हूँ, आप ही बताना, है ना। वैसे तो पीडीएफ को जो लोग खोलेंगे वो देख करके यहाँ पे बता देंगे, इसमें मैंने नोट्स डाले हुए हैं, आप मुझे बताना जरूर कमेंट सेक्शन में इसके अंदर क्या एरर है आज के सेंटेंस के अंदर। कह रहे द सेंटर मस्ट, बता चुका हूँ इस कॉन्सेप्ट को मैं कई बार, है ना, कल ही बताया मैंने, फिर नहीं बता रहा हूँ इसलिए आज। कह रहे द सेंटर मस्ट बिगिन अ डायलॉग विद स्टेट्स ऑन दिस फ्रंट। सेंटर को बिगिन करना ही चाहिए, सेंटर को शुरुआत करनी चाहिए। क्यों, मस्ट लगा दिया ना, इसलिए होना ही चाहिए इस काम का। कह रहे सेंटर को क्या करना चाहिए, शुरुआत कर देनी चाहिए एक डायलॉग की, एक बातचीत की, किसके साथ, स्टेट्स के साथ। और कब, इस फ्रंट पे, इस मोर्चे के ऊपर। फ्रंट क्या होता है, किसी चीज़ का सामना, किसी चीज़ का मोर्चा। तो इस मोर्चे पे स्टेट्स के साथ सेंटर को डायलॉग करना ही चाहिए। कह रहा इनइफेक्टिव पेपर लॉस सच एज द इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट ऑफ 1979 कैन बी रिव्यूड देयर आफ्टर। कह रहा जो इनइफेक्टिव पेपर लॉज है ना, ऐसे लॉज जिनका कोई असर तो पड़ता ही नहीं है ना, जैसे कि इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट ऑफ 1979। ये एक ऐसा एक्ट है जिसके अंदर एक वर्कर अगर काम छोड़ के चला जाए तो उसके खिलाफ जो है ना
कार्रवाई भी की जा सकती है। तो कह रहा है ये वैसे भी इनइफेक्टिव है, आज तक तो इसको यूज में लिया नहीं। तो कह रहा है इनको बाद में रिव्यू किया जा सकता है, अभी जो है जरूरत है इन वर्कर्स को सपोर्ट कॉन्फिडेंस देने की है, इनको डराना नहीं है ऐसे एक्ट्स को रिव्यू करके। चलिए इसी के साथ अपना एडिटोरियल पूरा हुआ, इजाजत दें मुझे अगली वीडियो तक के लिए। अब बोल रहा हूँ भाई, लाइक या शेयर करना मत भूलना, लास्ट में बोलता हूँ मैं, है ना, शुरू में मेरे को इच्छा नहीं होती बोलने की, पर भूल मत जाया करो, अपना भी ध्यान रखा करो चैनल का। साइनिंग आउट।